नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के सत्र में चर्चा करेंगे प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो दिल्ली के द्वारा 3:03 पर जारी की गई प्रेस रिलीज के महत्वपूर्ण बिंदुओं। चूंकि यह प्रेस रिलीज केंद्रीय सरकार के जितने भी वर्तमान कर्मचारी हैं एवं भूतपूर्व कर्मचारी जो कि अभी पेंशनर्स के तौर पर केंद्र सरकार से लाभान्वित हो रहे हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेस रिलीज है। जैसा कि हम सब केंद्रीय सरकार के जितने भी केंद्र सरकार के कर्मचारी थे, वो जनवरी 2025 से यह आस लगा करके बैठे थे कि 8वें वेतन आयोग का गठन, मेनली जो गठन की कमेटी मेंबर हैं, उन सब का फाइनलाइजेशन कब होगा। तो आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में 8वें वेतन आयोग के जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस थे, उसको कैबिनेट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में अनुमोदित कर दिया है। तो अनुमोदन के पश्चात अब आगे की कार्य प्रणाली, आगे की कार्य जो पद्धति है, उसको गति प्रदान होगी और गति प्रदान होने के बाद अपना ये जो कमेटी मेंबर हैं वो रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को सौंपेंगे। तो इसमें मुख्य बिंदु यह है, मुख्य पॉइंट यह है कि जो 8वां वेतन आयोग का गठन है वो अस्थायी ये बॉडी के रूप में गठन है। क्योंकि अस्थायी संस्था के रूप में इसलिए गठन है क्योंकि समझने वाली बात यह है कि जब 8वें वेतन आयोग अपना रिकमेंडेशन दे देगा तो यह फिर भंग करना होगा। क्योंकि भंग इसलिए होगा क्योंकि फिर उसका काम आगे की कोई काम नहीं है ना, क्योंकि इसका मेनली गठन इसलिए हो रहा है कि 8वें वेतन आयोग का रिकमेंडेशन देना। तो पहला मुख्य बिंदु यह होकर के आ रहा। दूसरा जो मुख्य बिंदु आ रहा है उसमें 3 लोगों की यह कमेटी है, जिसमें एक चेयरपर्सन, जो कि अभी तक मालूम चला है कि सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज साहिबा हैं कि उस चेयरपर्सन 8वें वेतन आयोग के। एक मेंबर रहेंगे पार्ट टाइम के रूप में और एक मेंबर सेक्रेटरी रहेंगे। मतलब 3 लोगों की मतलब मुख्य कमेटी रहेगी 3 लोगों की। और तीसरा मुख्य बिंदु यह आ रहा है कि 18 मंथ मतलब डेट जिस दिन से गठन होगा कमेटी, उसके 18 महीने के भीतर इन लोगों को अपनी रिपोर्ट गवर्नमेंट को सौंपना। और यहाँ यह भी बताया गया कि अगर कोई इंटरिम रिपोर्ट, जिसको मतलब फाइनल रिपोर्ट से पहले अगर कोई इंटरिम रिपोर्ट किसी भी मैटर्स पे 8वें वेतन आयोग के अंतर्गत कोई भी मुद्दा अगर है जिसपे रिकमेंडेशन फाइनलाइज होना हो, तो उसके इंटरिम रिपोर्ट या कभी भी सौंप सकते हैं। और यहाँ पर यह निर्देश दिया गया है कि कमेटी मेंबर को यह निर्देश दिया गया कि अपने रिकमेंडेशन सौंपने से पहले कुछ बिंदुओं पर वह नज़र रखेंगे और कुछ बिंदुओं को वह गहनता से अध्ययन करने के बाद ही अपना अंतिम रिपोर्ट गवर्नमेंट को सौंपेंगे। जैसे टोटल 5 बिंदुओं को ध्यान में रखने के लिए उन्हें निर्देशित किया गया, जिसमें पहला द इकोनॉमिक कंडीशन इन द कंट्री एंड द नीड फॉर फिस्कल प्रूडेंस। मतलब आर्थिक स्थिति, देश की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते ही कोई भी रिकमेंडेशन वो दें। दूसरा मुख्य बिंदु यह है, उनको निर्देशित किया गया है द नीड टू इंश्योर दैट एडिक्वेट रिसोर्सेज आर अवेलेबल फॉर डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर एंड वेलफेयर मेजर्स। मतलब यह इंश्योर करना है या सुनिश्चित करना है कि पर्याप्त संसाधन अवेलेबल हो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के लिए, विकास के हेतु पर्याप्त संसाधन अवेलेबल हो और कल्याणकारी योजनाओं को लाभान्वित करने के लिए, कल्याणकारी योजना को इम्प्लीमेंट करने के लिए पर्याप्त संसाधन अवेलेबल हो, उसको ध्यान में रखते हुए ही अपना रिकमेंडेशन वो गवर्नमेंट देंगे। द अनफंडेड कॉस्ट ऑफ नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम। जो नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम्स, जैसे पहले नॉन कंट्रीब्यूटरी मतलब उसमें पेंशन को लेने के लिए पहले के जितने भी रिटायर्ड एम्प्लॉय हैं उनको पेंशन प्राप्त करने के लिए कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करना पड़ता था। तो उस कंट्रीब्यूशन की क्षतिपूर्ति के कॉस्ट को देखते हुए इस चीज को रिकमेंड करना है कमेटी को। तो ये 3 मुद्दा हो गया। और चौथा मुद्दा हो गया द लाइकली इम्पैक्ट ऑफ द रिकमेंडेशन ऑन द फाइनेंसेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट विच यूजुअली अडॉप्ट द रिकमेंडेशन। अभी बहुत सारे इंडिया में जो स्टेट्स हैं, जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट 8CPC लागू करेगी, इम्प्लीमेंट करेगी, तो बहुत सारे स्टेट्स यूजुअली क्या करते हैं कि जो रिकमेंडेशन सेंट्रल गवर्नमेंट कराता है उसको
थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके वो अपने स्टेट में भी अपने एम्प्लॉयज के लिए इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो इसको भी कमेटी को यह देखना है कि उनके फाइनेंसेस पे, स्टेट गवर्नमेंट के फाइनेंसेस पे कितना इम्पैक्ट करता है ये जो 8th CPC लागू होगा। तो ये 4 मुद्दा हो गया। 5वां मुद्दा है द प्रिवेलिंग एमोल्यूमेंट स्ट्रक्चर। अभी जो वर्तमान में जो वेतन का स्ट्रक्चर है, वेतन की पद्धति है, बेनिफिट्स जो है, मतलब जो सुविधाएं मिलती है एम्प्लॉय को, वर्किंग कंडीशन जो है, मतलब कार्य का जो कंडीशन है, कार्य करने की स्थिति जो है, मतलब जैसे जो जहाँ पर काम कर रहे हैं वहाँ पर काम करने की क्या स्थिति है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और प्राइवेट सेक्टर में, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कमेटी को अपना रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट, रिकमेंडेशन देना होगा गवर्नमेंट को। तो ये 5 चीज़ों को कमेटी को ध्यान देना रखना होगा, उसके बाद ही वो अपनी रिपोर्ट को सौंपेंगे गवर्नमेंट। अभी इसके बैकग्राउंड पर अगर हम चलते हैं तो सेंट्रल पे कमीशन आर पीरियडिकली कंस्टिट्यूट गो इनटू वेरियस इशूज ऑफ emolument structure, retirement and other central government employees, and to make recommendation on changes required there. Usually the recommendation of the pay commission are implemented. जनरली क्या है कि पे कमीशन का इम्प्लीमेंटेशन जो होता है मतलब हर 10 वर्ष के बाद किया जाता है। जैसे 7 CPC 2016 में आया था, तो 10 साल 2026 में पूरा हो रहा है। तो इस हिसाब से मतलब केंद्र सरकार के कर्मचारियों को तो ये अनुमान है कि 1/1/2026 से ही ये इफेक्टिव होना चाहिए। अब देखा जाए कि कैसे क्या होता है, वो तो आगे वक्त ही बताएगा। बट अभी यही है, 1/1/2026 से तो मिलना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अगर एरियर देती है गवर्नमेंट तो वो अलग बात है, बट 1/1/2026 से मिलने की अनुमान है, अनुमानित रहता है, क्योंकि जनरली 10 साल पे ये अनाउंसमेंट इम्प्लीमेंटेशन हो जाना चाहिए। बट थोड़ा सा डिले है, लेकिन ठीक है। अभी कमेटी का गठन हो गया और वो लोग अपनी रिकमेंडेशन देते हैं, फिर उसके बाद जो होगा सैलरीज और बेनिफिट में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के चेंजेज होंगे। तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण खबर PIB के द्वारा जारी किया गया। तो आई थिंक वी हैव कवर्ड एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रेस रिलीज ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। So I think today's session will be completed. Good night. Bye bye. Take care.